जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस की व्यवस्था करनी चाहिए, अपना ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना चाहिए। और वो जब आप नहीं रहें या कभी आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या आपको कुछ महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा, ऐसी स्थिति में भी क्या कोई मदद हो सकती है, तो उसकी व्यवस्था हमें सबसे पहले करना चाहिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड करने चाहिए। तो अब हम इसके साथ मेडिक्लेम भी हम लेंगे और उसके पहले हम एक डिस्कस करेंगे कि कुछ सेविंग प्लान भी हम लोग साथ में लेके चलें। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि लिक्विड मनी, मतलब कैश इन हैंड या कुछ कैश ऐसा होना चाहिए जो कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो इमीडिएटली अपने को मतलब अवेलेबल हो जाए। तो कुछ इन्वेस्टमेंट हम एफडीज़ में कर सकते हैं, कुछ हम सेविंग अकाउंट में भी रखें पैसा, कुछ जो है कैश इन हैंड भी रखें। रात को 2 बजे कभी कुछ ज़रूरत लग रही है तो कैश इन हैंड भी काम आता है। आजकल तो वैसे बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इसलिए अच्छा है, लेकिन पहले तो वो हुआ नहीं करती थी। तो कैश इन हैंड होना हमेशा ज़रूरी रहता था, व्यक्ति हमेशा सेफ्टी की दृष्टि से घर में कैश रख के चलता था। तो कैश इन हैंड मतलब एक लिक्विड मनी होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मतलब ऐसा नहीं करें कि हम मनी ऐसी जगह फंसा दें कि जहाँ 5 साल या इसका लॉक इन पीरियड हो। तो लॉक इन पीरियड वाली चीज़ लेने के बजाय हम इनिशियली जो है पहले हमारी प्लानिंग उस टाइप से करें कि जैसे आपको लिक्विड मनी की भी ज़रूरत पड़ती है, कैश इन हैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो इमीडिएट आप उसको रिकवर कर। तो कुछ पैसा ऐसा कर लें जो लिक्विड कंडीशन में हो, जो आपको इमीडिएट मिल जाए इमरजेंसी में। फिर कुछ पैसा ऐसा करें जो 5 इयर्स 10 इयर्स के लॉक इन स्थिति में हो, और फिर एक लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल 20 साल की एक प्लानिंग लेके ऐसे 3 तरह के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 3 से 4 तरीके के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक लोगों के दिमाग में जो बैठी हुई है कि रिटायरमेंट प्लानिंग है ना, तो रिटायरमेंट प्लानिंग लोग कब करना स्टार्ट करते हैं, जब वो रिटायरमेंट की एज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा कहना रहेगा लोगों को कि रिटायरमेंट प्लानिंग हम जिस रोज़ कमाना स्टार्ट करते हैं उसी रोज़ से अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर लें तो हो सकता है कि मतलब हम जब रिटायर हों तो अच्छी मतलब वर्ल्ड टूर पे जाए मस्त, और उस टाइप की रिटायरमेंट प्लानिंग करने की कोशिश करें। अगर हम वेल इक्विप्ड हैं और हमारे पास इतना मनी है तो उसको, या कम मनी भी है तो उसको भी हम इस टाइप से कुछ मैनेज करें कि रिटायरमेंट पे हमको किसी की शक्लें देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब एक मैं नॉर्मल लैंग्वेज में ही बोलूँगी क्योंकि मतलब ऐसा होता है। हम अगर अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते तो पहले तो जो संगीता जी ने कहा कि रिटायरमेंट की प्लानिंग तब नहीं करना है जब पास से रिटायरमेंट दिखने लगता है, जब आपकी ज़िंदगी शुरू होती है तब से रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। और इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपकी सिक्योरिटी तो है ही, एक स्थिति में वो पैसा चूंकि आप अपने रिटायरमेंट के लिए अलग निकाल के रख देंगे तो कहीं ऐसी जगहों पे खर्चा नहीं होगा, चाहे वो बच्चों के लिए हो या किसी बड़े मकान को बनाने के लिए हो या और किसी ऐसी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हो जो बाद में आपके पास रहे ही ना। या ये कहना नहीं चाहिए, अपना एक दायरे से ज़्यादा भी यदि हम बच्चों पे खर्च कर देते हैं और बाद में सब कुछ उन्हें दे देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी के आखिर में वो हमारे को संभालेंगे, तो ये सोच भी गलत है। देखो डिपेंड करता है संस्कारों पे कि संस्कार कैसे हैं, लेकिन किस दिन किसका दिमाग क्या पलटता है कुछ कह नहीं सकते अपन। तो इसलिए हर चीज को सेफ्टी से बिल्कुल चलना चाहिए। भाई हम तो अच्छे ही संस्कार देंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम खराब संस्कार देंगे, लेकिन हमारे अपने लिए व्यवस्था करने में बुराई क्या है? बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। हमें हमारी फ्यूचर प्लानिंग इस हिसाब से करनी चाहिए कि रिटायरमेंट पे हमारा जो है लाइफ बिल्कुल मतलब जॉयफुल लाइफ जिसको बोलते हैं हम, व्यक्ति मतलब उस 50 के बाद सोचने के बजाय अगर उसको 30-35 के आसपास सोचे तो मेरे हिसाब से, जैसे अभी जो मेरे कुछ टच में ऐसे लोग हैं जो अभी 25 से 35 की एज के हैं, लेकिन उन लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग जो की है कि उनको जब भी वो 60 या 62 में आजकल रिटायरमेंट होता है, 62 की एज में आएंगे तो उनको एक लंप सम मनी ऐसा मिलेगा कि मतलब उनकी लाइफ में उनको आगे कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो और उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे अभी जो गवर्नमेंट
एंटिटीज़ हैं, जैसे सेबी है, आपके आरबीआई है या आईआरडीए है, उनके भी गाइडलाइंस जो है कुछ लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं कि मतलब आप किस टाइप से क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं सब चीज़ें, तो उसको भी लोग देखें और मतलब उस हिसाब से थोड़ी सी प्लानिंग करें तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और फैमिली बहुत मतलब एंजॉय करते हुए और लाइफ को वो जी पाएंगे। मतलब धन को लेके 3 तरह की प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मिड टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और चौथी जो सबसे ज़रूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग। और जैसे ही आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस विथ एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड क्रिटिकल इलनेस। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी व्यवस्था ज़रूर की जानी चाहिए। क्या और आप बताना चाहेंगे कि फाइनेंस को और कैसे लिया जाना चाहिए और क्या बचता है? तो फाइनेंस को जो हम ये 3 चीज़ों की प्लानिंग करने के साथ ही हम जो एक छोटी छोटी जो सेविंग की हमें आदत लगनी चाहिए, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि हम मतलब ऐसी SIP करें। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो रहता है उसमें एक सबसे खूबसूरत बात ये रहती है कि व्यक्ति को सेविंग की आदत लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से मंथली ले लो या 3 मंथली ले लो या 6 मंथली ले लो या 1 ईयरली ले लो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहो तो हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर सेविंग हो जाए, या आप हर 3 महीने में चाहो तो 3 महीने का इकट्ठा पैसा आपका ये सेव हो जाए, हाँ, या 6 मंथ में हो जाए या ईयरली हो जाए। तो ये आदत लगना बहुत ज़रूरी है। अब हम जहाँ तक आते हैं म्यूचुअल फंड एंड SIP पे, तो म्यूचुअल फंड जो रहता है वो उसमें SIP जब हम करते हैं तो वो एक मंथली बेसिस पे या 3 मंथली या ऐसे हम उसको सिस्टमेटिक प्लानिंग करते हैं। और एक होता है लमसम मनी। अब जैसे हमारे पास अगर लमसम मनी है तो उसको हम एक साथ भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि म्यूचुअल फंड में अगर एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। क्योंकि क्या होता है ना, व्यक्ति सोचे कि यार मैं साल 2 साल करके और बहुत अच्छा 4 गुना या 6 गुना कर लूँ पैसा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर करते हैं हम तो उसमें आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। कम से कम व्यक्ति 10 साल की प्लानिंग करें, 15 साल की करें, 20 साल की करें। अब ये मत बोलना कि 20 साल बाद हम रहे या नहीं रहे, हम रहे या नहीं रहे, हमारी फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, तो हर चीज़ को हमें साथ लेके चलना है और कभी भी नेगेटिव थिंकिंग लाएं ही नहीं। हम तो जी रहे हैं, अच्छा ही सोचे, और जब तक है तब तक तो है ही। हाँ, कहते हैं कि अ मैन इज नथिंग बट इट्स हैबिट्स। हैबिट जो है वो सेविंग की डालना जरूरी है, और वो तभी होगी जब आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। तो वो आपको आदत पड़ जाएगी कि ये जो पैसा आने वाला है इसमें से इतना पैसा यहाँ चला जाएगा, आप उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने में के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे व्यक्ति अगर मंथली बेसिस पे करता है तो उसमें उसके पास एक जैसे लमसम वाला तो इकट्ठा लेके उसने रख दिया, वो जब रेट आएंगे या ऊपर नीचे हुआ तो मतलब उसको ध्यान रखना है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है ना, मंथली एवरेजिंग करने का उसको ऑप्शन मिलता है। मतलब एवरेजिंग कर पाता है व्यक्ति। जैसे अब इस महीने में अगर किसी चीज़ के रेट 10 थे और अगले महीने अगर 6 भी हो जाते हैं तो 6 होने पे वो एवरेजिंग कर सकता है उस उतने ही यूनिट्स। उतने यूनिट आपने 10 में भी खरीदी, 7 में भी खरीदी, 4 में भी खरीदी, हाँ, तो वो एवरेजिंग होकर आपको लॉस नहीं दिखेगा। और वो जब ग्रो होता है तो इमीडिएट आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं और हाँ यूज़ कर सकते हैं आप उसको, और उसमें फैसिलिटी रहती है, मतलब कोई लॉक इन की प्रॉब्लम नहीं रहती व्यक्ति को। जैसे अब यंगस्टर्स है तो थोड़ी सी रिस्क इक्विटी वाले पोर्शन में भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपकी एज 40 से 45 या 45 से एबव है तो थोड़ा सा बैलेंस्ड फंड में ज़्यादा जाएं,
मतलब जैसे रिस्क की कंडीशन जो रहती है, ठीक है, 20 से 35 साल तक का व्यक्ति अगर है तो वो बराबर आप रिस्की शेयर्स भी खरीद सकता है, इक्विटी में भी जा सकता है। लेकिन जब सिर्फ एज ही नहीं, आपके पास उतना समय भी होना चाहिए, क्योंकि यदि हम शेयर मार्केट की भी बात करें, हम इक्विटीज की भी बात करें, तो ये एक पूरा बिजनेस है। तो यदि एक तो आपकी उम्र भी होना चाहिए रिस्क लेने की, और दूसरा आपके पास समय होना चाहिए। यदि आप उसको स्टडी कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट इक्विटीज में और डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो बेहतर है कि आप उन कंपनीज को दे दें। वही उसी पे मैं आने वाली थी आगे। जैसे अगर आपके पास समय नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा प्रॉपर गाइडेंस में ही करना चाहिए, या तो कोई भी मतलब मीडिएटर होना चाहिए। अगर आप फुल फ्लेज्ड उसमें नहीं हो, कुछ एडवाइजर्स ऐसे रहते हैं आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम पूरा मैनेज करते हैं, तो वो उनको मनी दे दो, वो उनके हिसाब से पूरा मैनेज करते हैं। आपको डेली की रिपोर्ट्स आपके मोबाइल पे अवेलेबल हो जाती है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं है कि अपने को टाइम नहीं है और हम इन्वेस्ट करके बैठ गए हैं और देख नहीं पा रहे हैं, तो वो वाली स्थिति ना आए। पीएमएस सिस्टम बहुत सक्सेसफुल सिस्टम है। कुछ मैनेजर्स जो हैं वो आपका फंड पूरा मैनेज करते हैं, उसका वो कुछ एक चार्ज लेते हैं, तो उनके नॉलेज के हिसाब से हम उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हम हमारी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर रखते हैं, जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं, जैसे हमारे लीगल इश्यूज के लिए हमारे फैमिली एडवोकेट्स होते हैं, वैसे हमारे पैसों के लिए हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होने चाहिए। क्या आप ये कह रही हैं? बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।